हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11th ऑफ जुलाई। आज हम द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट न्यूज आए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया विजिट पे थे। इसमें हम देखेंगे कैसे हमने डिफेंस, यूरेनियम और जो है इंडो पैसिफिक में हमने कैसे टाइज किया। यूएस ईरान के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गया है, और एस्केलेशन की वजह से एक बार फिर से जो ग्लोबल एनर्जी जो खतरा है वो बढ़ गया। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प ने कहा है कि ईरान उनको क्या करेगा, मार देगा। ऐसा जो है मोसाद का दावा है। जो कि मोसाद कौन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अब इंडिया एक प्लान लेके आ रहा है, एक ऐसा रेगुलेशन लेके आ रहा है कि जिसमें जो सोशल मीडिया है वो माइनर्स के लिए क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, या उनके पेरेंट्स के बिना कंसर्न के या बिना उनके पेरेंट्स के अनुमति लिए ये चीज नहीं अलाउ की जाएगी। साउथ वेस्ट मानसून मानसून अपने पूरे इंडिया को कवर किया हुआ है, लेकिन अभी भी एल नीनो का रिस्क है। बट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से इस पे नजर बनाए हुआ है। मणिपुर में भी जो एसआईआर का रिलेटेड इशू है उस पे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतलब वो पूरी तरीके से जो रियल वोटर्स हैं उनका राइट नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2029 गुजरात ने लॉन्च किया है ये देखेंगे। और फेक न्यूज से रिलेटेड जो एक इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव, वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने फिर से एक बार जो है कि री इनिशिएट किया है। तो वन बाय वन करके न्यूज देखते हैं। सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। आपको पता है 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीएसपी हुआ था, यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया था। इस पे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, उसमें जो है कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है ना। इसमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या है कि यानी कि जो हम न्यूक्लियर एनर्जी का जो हम यूज करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का जो हम यूज करेंगे वो किस लिए करेंगे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेंगे, उनके लाइफ को अपग्रेड करने के लिए करेंगे, है ना। इसे इसी को बोलते हैं असैन्य, मतलब कि हम इसमें मतलब ऐसा नहीं कि किसी वॉर में और लड़ाई में यूज होगा। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएसपी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी कब किया गया, 2020 में यह एग्रीमेंट हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही, इंडिया और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोनों ही देश जो है कि दोनों ही देश किसके मेंबर हैं, क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड में टोटल कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर्स हैं, जिसमें एक है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान और चौथा कौन है, यूएसए है ना। यहाँ लिखा भी है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब ये जो क्वाड है ये क्यों बनाया गया है? ये ऐसा बोला गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, उसको इंक्लूसिव रूल बेस्ड, यानी इस पे जो भी नियम हो, रेगुलेशन हो, सबके लिए ओपन हो और फ्री एक्सेस हो। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट का, निकेल का और रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स आते हैं आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज इस पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बना लें। ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन सारी चीजों का यूज होता है। ठीक है। अब हम अगर की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें कि की हाइलाइट्स में दोनों देशों के बीच क्यों इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सरसाइज है ना। दोनों देशों के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होगा और ये डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कोलेब्रेशन है। ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल जो अभी हमने बात किया वो एक क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी हमारी टेक्नोलॉजी उभर रही है तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी। तो हमें यहाँ से जो सप्लाई चेन है वहां से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा यूरेनियम कोऑपरेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को एक सेफगार्ड मिलेगा कि हम अपना जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना उसको इनहेंस करके जो अपनी एनर्जी की जो आज हमें प्रॉब्लम है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंडियन जो ओशन रीजन है यानी आर है उसको प्रमोट करेगा कि इस रीजन में क्या हो कि जो समुद्र की जो सुरक्षा है, क्या हो, जो समुद्र की जो सुरक्षा है, यानी कि जो समुद्री जो मार्ग होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उन उसके लिए स्टेबिलिटी और सुरक्षा के जो उपाय हैं वो साथ में बनाए जा सके दोनों देशों के बीच में। ठीक है।
अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस या इसके लिए क्या महत्व है, तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें। जैसा कि आपको पता है, वेस्ट एशिया में जब से क्राइसिस चल रहा है, तब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आबादी वाले देश हैं, तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिया, चाइना, हम लोग पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट ही करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यूरेनियम की आपूर्ति से क्या होगा, अगर हमें यूरेनियम की सप्लाई अगर बहुत सही तरीके से मिलेगी तो एनर्जी सिक्योरिटी होगा। दूसरा चीज होगा, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमीकंडक्टर पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हम जो है कि अभी हम प्रयास हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि डिपेंडेंसी हमारा कुछ और चीजों पे कम होगा, कि हम कुछ ही देशों पे जो है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, या आप मानिए अगर हमें यूरेनियम की सप्लाई होगा तो उससे हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है इंडिया का, जो स्ट्रैटेजिक रोल है कहाँ पे, इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक रोल है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पे मैरिटाइम डोमेन जो अवेयरनेस है, और रीजनल सिक्योरिटी जो कॉपरेशन है, इन दोनों में, यानी कि समुद्री जो जागरूकता है और क्षेत्रीय जो सुरक्षा और सहयोग की भावना है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आईआर से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस होता है, यानी कि सीएसपी कब हो गया, है ना। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इंडो पैसिफिक के बारे में पूछ सकता है। आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड में जो ऑस्ट्रेलिया है वो कौन से द्वीप पे, मतलब कि कितना उसका पॉपुलेशन, इस तरीके की चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेबिलिटी, यानी कि कब ये इसको इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी, उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है मिलिट्री, उससे क्वेश्चन, है ना। तो इन सारी चीजों से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पेपर 3 में उसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर कॉपरेशन, ठीक है, इन सारी चीजों से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही यूएस ईरान टेंशन को लेके, है ना। आपको पता है कि एक बार फिर से जो हार्मुज है ना, हार्मुज में जो वाणिज्यिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? जो कमर्शियल जो टैंकर्स जा रहे हैं ना, उस पे अटैक किया जा रहा है और मिलिट्री स्ट्राइक किया जा रहा है। पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो यही है, कॉमर्शियल अटैक। और उसके बाद ह्यूमन जो थ्रेट्स हैं या ह्यूमन की जो कैजुअलिटी है वो होता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है कि एक ऐसा चेक पॉइंट है जहां से क्या होता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, है ना, यूएई हो, है ना, इन सब चीजों का जो ऑयल है वो इसी रूट से होके जाता है। ईरान हो, इराक हो, तो इस पे जो है कि अभी किसका आधिपत्य है, किसका इस पे जो है कि डोमिनेंट है, वो ईरान का है, ठीक है। इसके अलावा इस पे अभी भी डिप्लोमेटिक कांटेक्ट बने हुए हैं। कतर मेडिटेशन क्या है, मीडिएशन कर रहा है, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, और होपफुली कि वो इसमें अच्छे से कामयाब हो जाए, यही सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि जो ड्रोन और मिसाइल के अटैक हैं वो लगातार हो रहे हैं, यूएस एयर स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज पे। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि बहरीन में यूएस का जो 5th फ्लीट हेड क्वार्टर है, उस पे जो है कि अटैक किया गया है ना, उस पे जो है कि अटैक किया गया है, ठीक है। और कुवैत में भी कुछ चीजों का और कुछ यूएस रिलेटेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है अटैक किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी इस पे, यूएन भी एक्टिव हो गया है। और यूएन हमेशा चाहता है कि दोनों देश क्या रखें, संयम रखें, और इस चीज को जो है बातचीत के जरिए जो है कि बढ़ाएं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट न बढ़े, इससे कि एक देश की लड़ाई जो है, जैसे हम सपोज करिए ये लड़ाई ईरान और आपको मालूम है कि इसराइल के बीच थी, और ये वहां से यूएस की एंट्री के बीच अब पूरा जो गल्फ कंट्री है वहां से ये लड़ाई फैल चुकी है। अब इसके अलावा क्या है कि कंसर्न क्या है, किन किन बातों की बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। पॉसिबल एक्सपेंशन, वही है ना कि पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए अक्रॉस द वेस्ट एशिया, जितनी कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा थ्रेट है जो फ्रीडम, यानी स्वतंत्र नेविगेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो स्टेट ऑफ फार्मूज वाला एरिया है, क्योंकि यहीं से जितना भी क्रूड ऑयल है, जितना भी क्या है
क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से होके जो है निकलता है। अगर ऑयल टैंकर्स पे और कॉमर्शियल शिपिंग पे अगर अटैक होता है तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होगा कि बहुत तेजी से जो कच्चे तेल का प्राइस है वो एक बार फिर से बढ़ने लगेगा, फ्रेट के चार्जेस अपने आप इंक्रीज होंगे और जो मरीन इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसका सीधा सा प्रभाव इस पे किस पे पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना है, कहीं पे कुछ होगा नहीं, लास्ट में जो आम आदमी है ना, यानी कि जो कॉमन पर्सन है, उसी के जेब से ये सारी चीजें जानी। इस पे रिस्क है यूएस मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि खाड़ी देशों में जितना भी जो है अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, जितने भी, चाहे वो मिलिट्री बेस हो या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गल्फ कंट्रीज पे, उस पे रिस्क है कि ईरान अटैक कर सकता है। ठीक है। भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया पे क्या, आपको पता है कि क्रूड ऑयल का जो बिल है, क्योंकि हम सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो वो बढ़ने का चांसेस है। इन्फ्लेशन और हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि इंडिया का जो डायस्पोरा, यानी बहुत सारे जो इंडियंस हैं, बहुत सारे जो इंडियंस लोग हैं, वो क्या करते हैं, जाके गल्फ कंट्रीज में जाके जो है कि वो अपने रोजगार के लिए हैं। तो अगर पूरे वेस्ट एशिया में अगर एक क्राइसिस होगा, हम जो हमें बाहर से जो हमें रेमिटेंस आता है, तो वो भी हमारे जीडीपी का और हमारे देश में ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया को जो है कि डर है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में जो है कि इससे जो है कि क्या होगा कि खाड़ी देशों में जो है कि समुद्री व्यापार, यानी कि जो व्यापार है, यानी कि जो गल्फ से शिपिंग रूट है, एनर्जी और ट्रेड, वो तो जो है प्रभावित होगा ही होगा। तो ये आपका वेस्ट एशिया और पर्स, यानी कि आईआर का ये एक तरीके से पार्ट हो गया। इसमें आपको जो है कि मैपिंग से रिलेटेड और कंट्री क्या इन्वॉल्व है क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया और ईरान का रिलेशन कैसा है, इंडिया यूएस का रिलेशन कैसा है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स क्या बदल रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि कम है ना, कि यानी कि जो सोशल मीडिया है वो आज के समय में एक बहुत ही बड़ा जो है कि होता है ना, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक चीज के प्रॉन्स कॉन्स होते हैं, कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ एडवांटेज, कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन जो भी डिसएडवांटेज क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली माइनर्स के लिए, कि ताकि इससे चाइल्ड सेफ्टी बनी रहे, है ना, साइबर रिस्क और क्या है, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजेस की बात हो, तो इसको लेके क्या किया जा रहा है 2023 में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2023 का, उसमें कुछ डिजिटल सेफ्टी जो फ्रेमवर्क है, ऐसी संभावनाएं हैं कि उसमें कुछ ऐसा इनिशिएट किया जाएगा या कुछ ऐसा प्रपोजल या प्रस्ताव रखा जाएगा कि इसमें ही कुछ बदलाव करके एक एक विनियम, यानी कि एक जो रेगुलेशन है वो बनाया जा सके। ठीक है। अब जब रेगुलेशन, अब इसका एम क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन और क्या है, एडिक्टिवनेस, है ना, कि जो एडिक्टिव कंटेंट है और प्राइवेसी रिस्क है, उस पे बहुत ज्यादा रोक लग सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि एज वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि अगर एक मिनिमम एज है 13 ईयर, 14 ईयर, 12 ईयर, है ना, 16 ईयर, एक मिनिमम जो भी, तो उसको एक क्या होगा, वेरीफाई करना होगा उन बच्चों को, कि जो उनके पेरेंट हैं, जो उनके गार्जियन हैं, है ना, कि वो एक तरीके से क्या कर दिया जाएगा, एक अनिवार्य कर दिया जाएगा कि अगर जब तक आपके गार्जियंस आपको अनुमति नहीं देंगे तब तक आप जो है उसका जो है आप यूज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या हो जाएगा कि फीचर में एज बेस्ड एक्सेस नॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, दूसरा क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि पेरेंट कंसेंट जो है कि वो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी, यानी कि जो अगर आप बिलो हैं, एक मिनिमम जो भी एज क्राइटेरिया होगा, सपोज करिए 15 ईयर, 16 ईयर, तो स्पेसिफाइड जो भी एज होगा उस मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको अपने पेरेंट्स से कंसेंट यानी अनुमति लेनी ही होगी। स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड जो है वो बच्चों के जो पर्सनल डेटा है और ऑनलाइन प्राइवेसी है उसको हमेशा क्या रखेगी, मतलब सुरक्षा मिलेगी उससे। इसके अलावा जो डेटा की गोपनीयता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे प्राइवेसी मिलेगी। और सबसे ज्यादा क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाने की बात हो रही है, कि जो डिजिटल, सपोज करिए जो प्लेटफॉर्म है
डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उनके क्या है, चाइल्ड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, कि अगर किसी भी बच्चे की, सपोज करिए कि कोई 14 ईयर का बच्चा है, किसी अगर पेरेंट ने बोला कि नहीं मैंने तो कोई कंसेंट या तो मैंने कोई अनुमति नहीं दी, तो फिर उसको कैसे जो है कि एक्सेस मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। इंडिया के लिए जरूरी क्या है, बच्चों के लिए ऑनलाइन, आपको पता है कि ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल वेलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल कल्याण यानी डिजिटल वेलफेयर भी, वेल बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक ऐसा, यानी कि जो एक हार्मफुल है ना और इनएप्रोप्रिएट जो कंटेंट है ना, उस पे क्या लगेगा, उस पे एक बैरियर लगेगा, तो उससे क्या है कि ऐसी सामग्री जिससे जो है कि बच्चे को जो है कि उसके दिमाग में एक गलत माइंडसेट ना बने। और उसके अलावा जो डेटा प्राइवेसी है और रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी यहाँ पे जो है कि बढ़ेगी, ठीक है। सपोर्ट, सेफगार्ड और एक क्या होगा, सिक्योर जो है डिजिटल इन्वायरमेंट होगा ना, यानी कि एक जो डिजिटल इकोसिस्टम होगा ना, पूरा जो डिजिटल एक इकोसिस्टम होगा ना, वो इकोसिस्टम कैसा होगा, एक सस्टेन इकोसिस्टम होगा, जिसमें क्या होगा, लाइबिलिटी होगी और जवाबदेही होगा, ठीक है। ये डिजिटल गवर्नमेंट पेपर गवर्नेंस यानी पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड जो राइट्स हैं उनके लिए, डेटा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी पेपर 3 में जाएंगे, है ना। उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी, डाटा प्रोटेक्शन और पेरेंटल कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून, आपको पता है कि पूरे देश में अपने चरमों पे है, लेकिन अभी भी आईएमए का ऐसा और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है, अमेरिका, कि अभी भी एल नीनो का रिस्क जो है बरकरार है, ठीक है। तो अब क्या है, साउथ वेस्ट मानसून ने आपको पता है कि इस समय पूरे देश में लगभग लगभग इंटायर कंट्री को कंप्लीट किया हुआ है और बारिश हो रही है, लेकिन मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अभी भी कहा है कि पॉसिबिलिटीज है, बहुत माइनर पॉसिबिलिटीज है कि एल नीनो जो है कि डिस्टरप्शन कर सकता है, लेकिन फिर भी इस पे पूरी तरीके से निगरानी वो लोग रख रहे हैं। क्या है साउथ वेस्ट मानसून, आपको पता है कि जो, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, इसकी बात कर रहा है, ये है, ये साउथ हो गया आपका, और ये आपका वेस्ट वाला आपका, ये वेस्ट है। तो जो ये जो मानसून है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, ये क्या करता है, भारत में लगभग 75% जो इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल है, ये उसके लिए बहुत, मतलब ये कवर करता है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर, कृषि, है ना, जो जलाशय हैं वो, और जल की सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी इससे बढ़ती है। जनरली क्या है, ये जून से जुलाई तक इसका जो है कि प्राइम टाइम है, और सितंबर तक ये क्या होता है, समाप्ति की ओर बढ़ता है, ठीक है। एल नीनो क्या है, एल नीनो जो है कि एक गर्म सरफेस है। एल नीनो क्या है, एल नीनो एक गर्म सरफेस है, जो कहाँ से, आ, इक्वेटोरियल है ना, पैसिफिक ओशन है ना, कि यानी सेंट्रल और ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, वहां से ये उठता है, और ये इंडियन मानसून को क्या कर सकता है, यहाँ से ये प्रभावित कर सकता है। इंडियन मानसून को ये क्या कर सकता है, ये अफेक्टेड कर सकता है, जो कि हमारे लिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे लिए जो प्रॉब्लम हो सकता है क्या है, मानसून, जो इंडिया का जो मानसून है वो क्या है, अभी अगर आपकी हाईलाइट देखेंगे, इंडिया के लगभग सभी पार्ट्स में पहुंच चुका है। अच्छी वर्षा से क्या बेनिफिट है, कि जो एग्रीकल्चर है ना, यानी जो खरीफ की फसल होती है, अब आप मुझे बताएंगे खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है। खरीफ की फसल बहुत अच्छे लेवल पे होती है, जो जलाशय का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वाटर भी रिस्टोर हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है। लेकिन एल नीनो के कारण क्या हो जाता है, एल नीनो अगर आता है तो इससे रेनफॉल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे फिर कभी सूखा पड़ सकता है, वेदर का जो है एक्सट्रीम हो सकता है, और जो सीजनल है, यानी जो सीजन है, जो बहुत सामान्य तरीके से चल सकता है, वो क्या होता है, एब नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। हालांकि जो मौसम डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको पता है इंडिया क्या है, इंडिया में 150 करोड़ प्लस पॉपुलेशन एक तरीके से मानिए, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
वो फूड सिक्योरिटी है। अगर फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप अगर आप देखिए E20 जो पेट्रोल है जिस पे बात हो रही है, वो इसी से भी रिलेटेड है कि अगर मैक्सिमम अगर खेतों में अगर मान लीजिए कॉमर्शियल फसल अगर बोई जाएगी तो फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, एग्रीकल्चर पैटर्न का क्या होगा, तो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए क्या है, फिर अलग से देखेंगे, हमने पढ़ा भी है अभी 2 दिन पहले। इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी इरिगेशन के लिए और हाइड्रो पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवेल रेनफॉल से क्या हो सकता है, क्रॉप जो है कि वो बहुत ज्यादा जो है कि क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। और जो जीविका है ना, यानी जो रूरल, आपको पता है ग्रामीण आबादी आज भी भारत का लगभग 75% पॉपुलेशन आप कहाँ रहता है, रूरल एरिया में रहता है ना। और उसमें भी आज भी 50+% लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किस पे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो वो एक इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यानी इसके अलावा अगर मौसम अगर वेरिएबिलिटी करता है तो इन जो इन्फ्लेशन है वो भी फ्लैक्चुएट करेगा और ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब इंडियन मानसून से रिलेटेड है, ये आपका ज्योग्राफी का डायरेक्ट हो गया। एल नीनो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। पेपर 3 में आएंगे तो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है इकोनॉमी के अलावा। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, एल नीनो के बारे में क्या जानते हैं, आईएमडी आप कब जानते हैं, इसका एस्टैब्लिश कहाँ हुआ, इसका जो कार्यालय है वो कहाँ सिचुएटेड है, और मानसून मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। मुझे लगता है अगर आप क्लास 12 की अगर आपने या 11 की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें ये सारी चीजें अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। अब मणिपुर में आते हैं, क्या इशू आ गया। मणिपुर में जो है एसआईआर से रिलेटेड इशू है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड है, जो कि कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब क्या इशू आ गया यहाँ पे, आपको पता है पिछले कुछ समय से जो मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिससे यहाँ पे जो एसआईआर है वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को बहुत सारा कंसर्न हो रहा है। कंसर्न क्या हो रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे, ऐसा इलेक्शन कमीशन का मानना है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अब मतलब जो डुप्लीकेट तरीके से या शिफ्ट होके कहीं से आए हैं या इलीगल तरीके से हैं, उनको क्या कर जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसा एश्योर्ड किया जा रहा है कि जो नागरिक हैं, है ना, कि जो रियल नागरिक हैं, जो एलिजिबल सिटीजन है, उनको यहाँ से ना हटाया जा सके और वो अपने मतदाता का प्रयोग कर सकें। लेकिन एक बात ये भी जो सामने आ रहा है कि लास्ट कुछ समय से जो मणिपुर में जो इशू चल रहा है, जो जातीय हिंसा चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उनका जो वोटर वेरिफिकेशन है, यानी कि जो वोटर वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कैसे जो है मतलब वो क्लेरिफाई करेंगे, इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहस चल रहा है इस समय। ठीक है। अब जो की पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि वेरिफिकेशन ऑफ वोटर आइडेंटिटी रेजिडेंट थ्रू द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से मतदाता की पहचान और निवास का सत्यापन अगर करना है तो उनको अपनी जगह पे जाना होगा। कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इंटरनल वही जो मैंने आपको बताया आईडीपी, यानी कि आंतरिक रूप से जो विस्थापित व्यक्ति हैं वो मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। वही बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक बात कही जा रही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी है ना, यानी निर्वाचन की जो सुचिता है और इंक्लूसिव वोटर पार्टिसिपेशन, यानी कि समावेशी मतदाता जो भागीदारी है वो कैसे जो है कि उसको कैसे संतुलन बनाया जाए, ये सारा काम किसके ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही है कि चाहे हमें कितना भी टफ हो, लेकिन जो एलिजिबल वोटर हैं उनका जो है एनरोलमेंट या जो प्रोसीजर है उनको कभी भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा और उन्हें अपना मत देने का, यानी उन्हें अपना वोट देने का पूरा राइट होगा और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपने फंडामेंटल राइट से उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि इंश्योर फ्री एंड फेयर, है ना, इलेक्शन कराना ये किसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, कि वोट देना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसका कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है ना, यानी कि जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र है उसमें चुनाव कराने की है कि कैसे चुनाव हो शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, कि कहाँ वहां सही तरीके से चुनाव हो। इसके अलावा जो भी चुनाव की प्रक्रिया हो या जो भी चीज हो वो क्या हो,
वो ट्रांसपेरेंट हो, है ना, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ना हो, वो जो नियम विनियम है यानी कि जो रूल हो, रेगुलेशन हो, वो सबके लिए हो, किसी एक टारगेटेड या किसी सही या गलत करने के लिए ना हो। तो ये था आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको प्रोविजन पढ़ना है, किस क्या है, किस प्रोविजन के अंतर्गत आता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कौन कौन सी हैं, वो आपको देखना है हमेशा। यहाँ से प्रीलिम्स में जो है तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जब आप मेंस भी लिखेंगे तो मेंस में अगर आपके पास अगर आर्टिकल और फैक्ट्स अगर आपको पता है तो उसी से मिला के जो है कि क्वेश्चंस आगे बिल्ड होते हैं, आपका आपका जो आंसर है वो इनहेंस हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडेड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, प्रीलिम्स में वही फिर है। एसआईआर क्या होता है आपको बताना है, इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, और आरपीए एक्ट क्या है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, ठीक है, 50 और 51, ठीक है। अब गुजरात ने क्या लॉन्च किया है, डेटा सेंटर जो पॉलिसी है 2026 टू 29, क्या किया है जरा एक बार देखिए। गुजरात ने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया डेटा सेंटर पॉलिसी। अब ये क्यों किया, ये बहुत बड़े मात्रा में जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो 21वीं 21st जो सेंचुरी है वो किसका है, डिजिटल युग इसे कहा जाता है, डिजिटल एरा कहा जाता है ना। तो इसमें बहुत सारा डिजिटल स्टोरेज कैपेसिटी है ना, स्टेट जो है ताकि लीड करे और एक सेंटर हब बने, गुजरात क्या बने, डेटा सेंटर हब बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो गुजरात स्टेट है वो इसको लीड करे। अब इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो डेटा सेंटर को इस स्पेशलाइज जो फैसिलिटीज हैं वो क्या चाहिए, स्टोर चाहिए, प्रोसेस चाहिए और मैनेज चाहिए, यानी डिजिटल डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है। आपको पता है कि बहुत तेजी से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, 5G है, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, मार्केट में जो है कि मांग को, डेटा सेंटरों की मांग को ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात का अगर आप स्ट्रेटजिक, क्योंकि आपको पता है कि अगर गुजरात कहाँ है, ये अगर इंडिया का मैप हो गया सपोज करिए, तो गुजरात का लोकेशन ये है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात का लोकेशन ये है, तो गुजरात का जो लोकेशन है वो क्या है, स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज्यादा, कनेक्टिविटी आपको पता है कि हर एक चीज से है, चाहे वो वाटर वे हो, एयर वे हो, रोड वे हो, तो हर तरीके से कनेक्टिविटी है। तो ये डिजिटल जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे आके यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। जो मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है कि डेटा सेंटर, न्यू डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको एक इंस्टीट्यूट लिया गया है लोगों को। प्रमोशन है इसमें कि ग्रीन एनर्जी और एनर्जी इफिशियंसी जो डाटा सेंटर होगा, सपोर्ट होगा हाई स्पीड कनेक्टिविटी, है ना। जो पावर सप्लाई होगा वो क्या होगा, एक तरीके से विश्वास उसमें दिलाया जा रहा है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कि इसको जो है कि बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो घरेलू यानी कि जो स्टेट में ज्यादा से ज्यादा क्या लाया जा सके, ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात में आ सके, ठीक है। इंडिया के लिए क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है यानी डिजिटल इकोनॉमी है ना, क्या है डिजिटल इकोनॉमी एक बार बताइएगा आप, और क्लाउड इकोसिस्टम है उसको क्या होगा, उसको मजबूत बनाएगा, उसको एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस देगा, क्या देगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यू कवर करेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा और अट्रैक्ट करेगा हाई वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। जिससे क्या होगा, किसी जगह पे अगर मान लीजिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, छोटे स्तर पे भी, यानी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी यहाँ से जो है कि बूस्टअप मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो डेटा का जो सॉवरेंटी है यानी कि जो डिजिटल विश्वसनीयता है, कि जो डेटा है उसको क्या रखेंगे, उसको बहुत ज्यादा उसकी संप्रभुता बना के रखेंगे, और डिजिटल रिजाइलेंस यानी लचीलापन को ये और भी ज्यादा जो है मजबूत करेगा। इसके अलावा एआई, फिनटेक, ई गवर्नेंस और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सेक्टर हैं उनको यहाँ क्या मिलेगा, और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा काम करने को लेके, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल गवर्नेंस पेपर 2 में, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जितना हम यूज करेंगे हमारा इंडिया उतना डिजिटल होगा भारत में, इसका क्या है, सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा,
पूरे वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। डेटा सेंटर, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 टू 29 डेटा क्या है, और उसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं क्या है, कर्नाटक में जो है फेक न्यूज से रिलेटेड है ना, जो फेक न्यूज से रिलेटेड आपको पता है कि कल भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने है ना, किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जो फेक न्यूज और डीप जो वीडियो होते हैं उनसे रिलेटेड जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब एक जजमेंट दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अभी क्या कर दिया, रिवाइज किया डिजिटल फेक चेक इनिशिएटिव है ना, कि बहुत ज्यादा इसको चेक करके कि फेक न्यूज, मिक्स इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई चीज डाल रहे हैं तो एक बार इन फैक्ट्स को एक बार चेक कर लें है ना, एक उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े इससे कि वो कैसे चीजों को मतलब रोक सकें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं से जो भी चीज पाया उसको मतलब प्रमोट करने लग गए। अब इसका बैकग्राउंड क्या होगा, अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो जो फेक न्यूज आता है, एआई जनरेटेड कंटेंट, वो क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पब्लिक का ट्रस्ट, इलेक्शंस, कई बार गवर्नेंस और कई बार सामाजिक सौहार्द यानी कि सोशल हार्मोनी को खराब करने के लिए। अब जैसे सपोज करिए कोई एक प्लेस है, यहाँ पे कोई एक ऐसी बात कर दिया गया है कि जिससे किसी के कल्चर को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ठेस पहुंच रहा है, किसी के कोई बहुत हर्ट हो रहा है, तो उससे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी कोई पुल गिरा ही नहीं लेकिन बताया गया कि ये पुल गिरा है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया वहां तो कोई वोट देने ही नहीं गया फिर भी इतना परसेंट वोट बढ़ गया, ट्रस्ट उससे खराब होता है फिर, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिटी, ये आइडेंटिफाई, वेरीफाई है ना, इन सारी चीजें, यानी कि मिसलीड ना किया जाए, किसी भी कंटेंट को क्या किया जाए, मिसलीड ना किया जाए, और जब तक उसका सत्यापन ना हो, पहचान ना हो, उसका खंडन मतलब उसको जब तक जांच नहीं लिया जाए तब तक ऐसी मैकेनिज्म को बिल्ड किया जाए और ऑफिशियली उसको फैक्ट चेक करने के बाद ही उसे अपलोड किया जाए। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये डिजिटल संचार है ना, यानी कि जो डिजिटल युग में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ये उसको जो है कि अंकुश लगाएगा, भ्रामक सूचनाओं को ये क्या है, रोकेगा, जितने भी जो है कि मिसलीड जो इंफॉर्मेशन है उसको ये क्या करेगा, वन बाय वन करके रोकेगा। अब की हाइलाइट्स इसमें क्या है, की हाइलाइट्स की अगर आप बात करें तो इसमें जो डिजिटल फैक्ट यानी कि फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म है उनको एक बार फिर से क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा जो है आधिकारिक रूप से उनको सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या किया है, जितने भी मिसलीडिंग ऑनलाइन जो कंटेंट है उनको एक बार वेरीफाई किया जाएगा बहुत तेजी से, उनको वेरीफाइड और उनका करेक्शन किया जाएगा, अगर ऐसे हैं तो उन्हें बीच से ही हटाने की कोशिश किया जाएगा। डिजिटल यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि एक कोलोब्रेशन किया जाएगा गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी बॉडीज होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके बीच में। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस है, क्योंकि ये मीडिया और डिजिटल लिटरेसी भी एक बार लोगों के लिए, जैसे अभी आपने देखा हाउस अरेस्ट और बहुत सारी चीजों की लेके जो है कि अभी चर्चाएं चल रही हैं। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या करता है, इंटीग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट को कहीं कई बार क्या करता है, बट कई बार डैमेज करता है, तो ये उसको क्या बढ़ेगा, बढ़ावा देगा, मजबूती देगा, है ना, ये हमारी एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की ही वजह से, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की ही वजह से क्या होता है, भ्रामक सूचनाओं के लिए कई बार बहुत इमरजेंसी और इलेक्शन जैसी चीजों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रमोशन करने को मिलेगा, जो है रिस्पॉन्सिबल होगा डिजिटल एंड सोशल मीडिया को लेके कि किस तरीके से उनको जो है उनकी उपयोगिता को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में कि ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी इंफॉर्मेशन पे, चाहे इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे हो, लोगों को ये भरोसा होना कि जो इंफॉर्मेशन उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है इस पे वो क्या करें, वो उन पे वो भरोसा करें, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके डिजिटल गवर्नेंस के लिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है, गवर्नेंस के लिए है, साइबर सिक्योरिटी, फेक न्यूज, सोशल मीडिया रेगुलेशन क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फैक्ट चेक, डिजिटल लिटरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एआई जनरेटेड कंटेंट आज के टाइम में जब से चैट जीपीटी या ग्रॉक या और भी जैसी चीजें हैं तब से जो है मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।